तो कुंभ लगन के लिए हम चर्चा करेंगे जुलाई के महीने के बारे में। जुलाई का जो मंथ है उसमें कुछ आपको इसी तरीके से गोचर देखने को मिलेगा जैसा कि आप अभी अपने इस लगन चार्ट में स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पे हम आगे बढ़ने से पहले देखेंगे ग्रहों की गोचरीय स्थितियों को। उसके बाद देखेंगे कि ये जो प्लैनेट्स की पोजीशन है ये आपको कैसे प्रभावित कर सकती है। यहाँ पे हम अगर गोचर की बात करें तो गोचर में देखते हैं सबसे पहले सूर्य को। सूर्य की स्थिति को अगर देखें तो 15 जुलाई तक ये मिथुन राशि में गोचर करेंगे और इसके बाद ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर 17 जुलाई से कर्क में वक्री कंडीशन में रहेगा और शुक्र वृषभ राशि में रहेंगे मंथ के स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में 26 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर सिंह राशि में रहेगा और 28 जुलाई से ये भी अपना राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में चले जाएंगे। बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि में होगा और शनि का गोचर ऑलरेडी मीन राशि में है। चंद्रमा आपको 1 जुलाई को कन्या राशि में देखने को मिलेंगे, वहीं राहु कुंभ राशि में अभी गोचर कर रहे हैं और केतु सिंह राशि में। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं जिनको हमारे लिए देखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है जब भी हम मंथली प्रेडिक्शंस की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे लग्नेश को। लग्नेश की स्थिति आपके सेकंड हाउस में है, यानी इस प्रकार से शनि की स्थिति का सेकंड हाउस में होना उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है जो अपने परिवार में सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाले हैं या परिवार मान लो उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। इसी तरीके से जो भी लोग अभी फॉरेन में सेटल्ड हैं या फॉरेन से उनको किसी भी प्रकार की इनकम या कोई गेन प्राप्त हो रहा है उनके लिए बेहतर स्थिति होगी। शनि यहाँ परिवार के साथ थोड़े बहुत मतभेद जरूर ला सकता है क्योंकि यहाँ परिवार से आपकी अपेक्षाएं काफी ज्यादा रहेंगी। शनि यहाँ पे आपके चार्ट में 12वें घर के स्वामी और लग्नेश है। ऐसे में आप काफी ज्यादा सीरियस रहेंगे अपने सेकंड हाउस के प्रति और अपनी वाणी के प्रति भी। तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा सटीक बात और बहुत ज्यादा सत्य बात बोलने वाले होंगे जिससे आपकी वाणी का जो प्रभाव है वो दूसरे पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कटु रहेगा। शनि यहाँ से एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके फोर्थ हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं और क्योंकि शुक्र का गोचर आपके फोर्थ हाउस में है इसलिए इस बात की संभावना बेहद ज्यादा है कि आप अपने डोमेस्टिक मामलों पर थोड़ा सीरियसली ही ध्यान देंगे और अपने घर में कोई भी प्रकार का आपको रिनोवेशन करवाना है या किसी भी तरीके से आपको कोई अन्य कार्य करना है, प्रॉपर्टी डीलिंग या अन्य कार्य, तो उन मामलों में आप काफी सक्रिय रहेंगे। शनि का फिर प्रभाव है आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव पे शनि का प्रभाव आपके लिए काफी बेहतर होगा। यहाँ अष्टम भाव से आपको कुछ गेन मिलने की संभावनाएं बढ़ी हुई रहेंगी। यहाँ पे शनि का प्रभाव है तो ये इस हाउस को एक्सप्लोर करने के लिए भी अच्छा कहा जा सकता है और रिसर्च वगैरह के लिए भी काफी अच्छा कहा जा सकता है। फिर शनि का जो प्रभाव रहेगा यहाँ पर वो आपके 11वें भाव पे रहेगा। 11वें भाव पे इनका प्रभाव काफी बेहतर होगा क्योंकि यहाँ पे ये 11वें भाव के जो स्वामी हैं बृहस्पति उन्हीं की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। इसलिए आपको इस मंथ में कुछ स्पेशल गेन होने की संभावनाएं रहेंगी। साथ साथ में आप कितना ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, कितना ज़्यादा डेडिकेशन दिखाते हैं अपने किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। शनि यहाँ है तो निश्चित तौर पे आपके लिए आपकी फैमिली की ओवरऑल जो स्थिति है, फाइनेंशियल कंडीशन है, प्रॉपर्टी वगैरह की स्थिति है, उसको लेके आपको कोई भी सीरियसली अगर डिसीजन लेना हो तो आप उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं गुरु की स्थिति को। गुरु आपके चार्ट में दूसरे घर के तो स्वामी है ही, वो आपके 11वें घर के भी स्वामी है और गुरु का गोचर पंचम भाव में हो रहा है जहां वो सूर्य के साथ भी युति करेंगे। ये युति लगभग 15 जुलाई तक इनकी रहेगी, उसके बाद सूर्य आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन क्योंकि हम गुरु की बात कर रहे हैं, गुरु यहाँ संतान पक्ष को लेकर आपकी अर्निंग्स, आपके लिए कुछ नए इनकम सोर्सेज को लेकर काफी बेहतर स्थिति को दिखाते हैं। इसके साथ साथ गुरु यहाँ आपको सपोर्ट करेंगे किसी भी तरीके से कुछ नया सीखने और कुछ नए इनकम सोर्सेज अपने लिए ढूंढने में। यहाँ गुरु क्योंकि अब दूसरे घर के स्वामी हैं तो जो भी लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या इस प्रकार की एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं उन लोगों को काफी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी और फायदा भी होगा। यहाँ गुरु क्योंकि आपके चार्ट में दोनों ही धन वाले भावों के स्वामी हैं इसलिए पंचम भाव पे भी आप फोकस करें कि आप अपने टैलेंट से या अपनी किसी भी प्रकार की हॉबी या आपके इंटरेस्ट से कोई अपने लिए इनकम या गेन जनरेट कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पे गुरु आपकी एजुकेशन और आपके अन्य डिसीजन जैसे संतान को लेके, लव लाइफ को लेके, इवन कोई भी प्रकार की आपकी समस्या जिसको लेके आपको इस समय डिसीजन लेना हो, यहाँ गुरु काफी बेहतर स्थिति में होंगे। गुरु का यहाँ से प्रभाव रहेगा नवम पर प्रभाव रहेगा तो ये हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है, आपके फॉरेन टूर या फॉरेन से जुड़ने के लिए काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। इसके साथ साथ आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ हद तक ऐसे चांसेस क्रिएट होंगे जहां पर आप का कोई गुरु है तो वो आपको अच्छी एडवाइस दे सकता है या इवन आपके अन्य कांटेक्ट में जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनसे भी आप कोई एडवाइस ले सकते हैं। गुरु का फिर एस्पेक्ट होगा अपने ही भाव पे, तो यहाँ सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स रहेंगे आपके 11वें भाव के लिए जहाँ गुरु का ये खुद का मूल त्रिकोण घर है। ऐसे में यहाँ आपके लिए अपनी अर्निंग को मैनेज करना कहीं ना कहीं या अपनी अर्निंग को प्राप्त करना आसान होगा। आपका कहीं भी अगर पैसा वगैरह अटका है तो उसके लिए आप पर्टिकुलर कोई योजना बना सकते हैं।
फिर यहाँ से इनका प्रभाव रहेगा लगन पर। अब लगन पर क्योंकि जो प्रभाव है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ, क्योंकि राहु का प्रभाव भी गुरु पर है और गुरु का प्रभाव राहु पर है। ऐसे में मान लीजिए अगर आपके चार्ट में राहु अच्छी स्थिति में नहीं है और आपको अभी राहु की महादशा चल रही है, तो क्योंकि अभी राहु आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं, इसलिए ये एस्पेक्ट आपके लिए काफ़ी पॉजिटिवली काम करेगा। ऐसे में यहाँ राहु को कुछ हद तक गुरु कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ राहु के रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छे होने के चांसेस हो जाते हैं जब इस तरीके से गुरु एस्पेक्ट कर रहे होते हैं। वैसे भी देखा जाए तो जो राहु का प्रभाव है कुंभ राशि में वो काफ़ी बेहतर रहता है। लेकिन मान लो अगर आपके चार्ट में राहु अच्छी स्थिति में नहीं है, तो उस केस में यहाँ गुरु आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। तो गुरु लगन पर जब दृष्टि डालेंगे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस लाएँगे, बुद्धिमत्ता लाएँगे, सोचने समझने की अच्छी क्षमता लाएँगे और राहु की वजह से जो ओवर एक्सपेक्टेशन है आपको अपने आप से, उसका कहीं न कहीं आपको आभास करवाने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं मंगल को। मंगल आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी और आपके 10वें घर के स्वामी बनते हैं और इनका गोचर है आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में इनका गोचर थोड़ा अभी अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये मैरिड लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है। साथ ही साथ आपको करियर में भी कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों ही मिलकर काफ़ी विस्फोटक स्थिति बना रहे हैं और ये फायरी साइन में ही हैं दोनों। इस केस में ये देखा जा सकता है कि मंगल का प्रभाव यहाँ 10th हाउस पर भी है और क्योंकि मंगल तीसरे घर के स्वामी हैं, तो आप बहुत जल्दबाजी में ब्लाइंडली कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं जो आपके लिए खुद के लिए ही घातक हो जाएगा आगे चलकर। इसलिए यहाँ रिश्तों में विशेष तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ करके काम करें। इसके अलावा क्योंकि ऑलरेडी आपके लगन में राहु गोचर कर रहे हैं, इसलिए आपको ओवर एक्सपेक्टेशन वैसे भी बहुत ज़्यादा है इस समय। मंगल का यहाँ थर्ड लॉर्ड होकर सेवंथ में आना, ये किसी भी प्रकार के बिजनेस रिस्क को दिखाता है, लेकिन क्योंकि केतु साथ है तो ये आपके लिए घातक हो सकता है। इसके साथ साथ जो पार्टनर है उसके साथ विवाद करने से या लड़ाई झगड़ा करने से बचें। यहाँ मंगल का प्रभाव जो आपके 10th हाउस पर है वो आपको करियर में कुछ बहुत बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा। इसके साथ साथ मंगल का जो प्रभाव लगन पर है वो आपको काफ़ी आक्रामक बनाएगा। वैसे तो देखा जाए तो मंगल का कुछ हद तक आपके लिए प्रभाव अच्छा रह सकता है, क्योंकि यहाँ गुरु का भी प्रभाव साथ में है और यहाँ वैसे तो राहु आपके लगन में गोचर कर रहे हैं, लेकिन मंगल के प्रभाव की वजह से थोड़े आप एक्टिवेट रहेंगे, क्योंकि आप शनि से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन हैं। इसलिए यहाँ मंगल का एनर्जी आपके लगन को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ मंगल एस्पेक्ट करेंगे सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस पे इसका एस्पेक्ट उतना अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वाणी के घर में शनि गोचर कर रहे हैं। तो वाणी को लेकर यहाँ कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा फास्ट बोलने की कोशिश करेंगे और फिर आप उतना अधिक प्रभाव सामने वाले पे नहीं डाल पाएँगे। कहीं न कहीं आपका या तो व्यवहार उसके साथ खराब होगा या आपकी वाणी का कुछ प्रभाव ऐसा रहेगा कि सामने वाला आपसे प्रभावित नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ देखना होगा। उसके बाद हम देखते हैं शुक्र को। शुक्र की स्थिति आपके 4th हाउस में रहेगी, जो कि आपकी घरेलू सुख-सुविधाओं के मामले में, इवन आपके करियर में भी शुक्र बेहतर योगदान लाएँगे। शुक्र आपके चार्ट में 9वें घर के भी स्वामी बनते हैं, तो इस तरीके से शुक्र ज़्यादातर यहाँ भौतिक सुख-सुविधाओं पर फोकस करने की स्थिति को दिखाते हैं। शुक्र का एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पर भी है, ऐसे में करियर को लेकर कुछ बहुत बड़ा आपको फैसला लेना है या आपका करियर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शुक्र से रिलेटेड है, तो आप यहाँ बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। शुक्र की जो स्थिति है उसके बाद ये अपनी स्थिति बदल लेंगे 26 जुलाई से। 26 जुलाई से ये आपके पंचम में चले जाएँगे, जहाँ गुरु ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ इनकी स्थिति के होते हुए ये आपके लिए थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी और आपकी अदर स्किल्स के लिए बहुत अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि गुरु ऑलरेडी एक अत्यंत शुभ ग्रह है और शुक्र का यहाँ आना आपके लिए आपके इंटरेस्ट को, आपकी योग्यता को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। इसके साथ-साथ संतान के मामले में, बाकी अन्य लर्निंग से जुड़े मामलों में आपको काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली बनाएगी ये स्थिति। उसके बाद शुक्र यहाँ से एस्पेक्ट करेंगे गुरु के घर को, जबकि क्योंकि वो गुरु के साथ ही बैठे हैं, तो शुक्र पंचम में आने के बाद आपके लिए आपकी इनकम और आपके धन के स्रोतों को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं बुध को। बुध आपके चार्ट में 5वें घर के स्वामी और 8वें घर के स्वामी बनते हैं। बुध अभी वक्री कंडीशन में चल रहे हैं, छठे भाव में। ये इस प्रकार का जो बुध होगा वो थोड़ा आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ करेगा और आपको आपके कार्यस्थल पर बहुत ज़्यादा मेहनत भी करवाएगा। इस प्रकार का बुध है तो अपने कलीग्स के साथ या अपने बॉस के साथ कोई भी बात करते समय या अपनी बात उनके सामने रिप्रेजेंट करते समय या कोई भी प्रॉमिस करते समय या कोई भी ज़िम्मेदारी लेते समय आपको काफ़ी सावधानी रखनी होगी। यहाँ पर कभी-कभी आप थोड़े बहुत कन्फ्यूजन में भी रहेंगे। अब क्योंकि बुध यहाँ अष्टम के भी स्वामी हैं, तो आपको अष्टम से रिलेटेड काम करने के लिए थोड़ा ज़्यादा डीप सोचना पड़ेगा। बुध का यहाँ जो एस्पेक्ट है फिर वो आपके 12th हाउस पे है। 12th हाउस पे बुध का एस्पेक्ट कहीं न कहीं कुछ खर्चे करवा सकता है, ऐसे खर्चे जो बहुत ज़्यादा आपने प्लान नहीं किए हो। उसके बाद हम यहाँ आगे बढ़ जाते हैं और सूर्य के
बारे में देख लेते हैं। सूर्य यहाँ पे आपके चार्ट में देखा जाए तो सप्तमेश है और वो गोचर कर रहे हैं आपके पंचम भाव में। सूर्य पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर आपको निर्णय लेने की क्षमता और आपको काफ़ी क्विकली काम करने की क्षमता रहेगी। गुरु के साथ इनका युति करना और भी ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे में कुछ लोग अपनी लव मैरिज वगैरह को भी प्लान कर सकते हैं या एक ऐसा पार्टनर पा सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड होगा या काफ़ी ज़्यादा गाइड करने वाला होगा। सूर्य यहाँ आपके लिए बिजनेस वाइज काफ़ी अच्छी स्थिति को दिखाते हैं जहाँ आप अपने बिजनेस से रिलेटेड फैसले अच्छे से ले सकें, क्योंकि इस मंथ में देखा जाए तो सप्तम भाव आपका काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। ऐसे में सूर्य से ही आपको मदद मिल सकती है और सूर्य यहाँ फिर एस्पेक्ट करेंगे 11वें भाव को, जहाँ वो 11वें घर के स्वामी के साथ ही बैठे हैं। ऐसे में आपकी अर्निंग बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पार्टनर से कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप मत रखिएगा। उसके बाद सूर्य आ जाएंगे चंद्रमा के घर में, यहाँ वो बुध के साथ युति करेंगे, यहाँ ये बुध के लिए और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो इस समय ज़रूर आपको पार्टनर के साथ थोड़ी-सी कलह बढ़ सकती है और आप अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे। सूर्य और बुध दोनों का ही फिर एस्पेक्ट रहेगा 12th हाउस पे, तो जो लोग फॉरेन में सेटल्ड हैं या जिनको फॉरेन से किसी भी तरीके से इनकम हो रही है, उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद यहाँ हम बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा आपके 6th हाउस के स्वामी हैं और आपके अष्टम में शुरुआत में 3 दिन तक गोचर करेंगे। ये स्थिति आपके लिए शायद उतने बेहतर ना हो, क्योंकि 3 दिन तक की स्थितियों में चंद्रमा यहाँ रहेंगे अष्टम भाव में। तो ये अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने के लिए, अष्टम भाव से संबंधित कुछ निर्णय लेने के लिए हालाँकि अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर शनि का प्रभाव है चंद्रमा पर और चंद्रमा अष्टम से गुजर रहे हैं, थोड़ा-सा स्ट्रेस या एंग्जायटी यहाँ आपको क्रिएट हो सकती है। चंद्रमा फिर आपके नवम में आ जाएँगे, तो 4 या 5 तारीख के आसपास की इनकी स्थिति नवम में रहेगी, जहाँ आपके लिए कोई अपने वर्क प्लेस से दूर जाने का मौका आपको बन सकता है। इसके अलावा आप अदर स्टेट का कोई ट्रैवल करना चाहें या विदेश यात्रा को प्लान करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। चंद्रमा यहाँ से आपके 3rd हाउस पे दृष्टि डालेंगे, जहाँ पर आपके 3rd हाउस से जुड़े हुए जैसे आपका कम्युनिकेशन है, आपका इमेजिनेशन है, उससे रिलेटेड आपको काफ़ी बेहतर प्रभाव देंगे। फिर चंद्रमा आ जाएँगे आपके 10th हाउस में। 10th हाउस में लगभग इनकी 7 या 8 तारीख के आसपास ये स्थिति देखने को मिलेगी, जो आपके करियर के लिए उतनी बेहतर नहीं होगी। तो आपको इन दिनों में थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा यहाँ नीच की स्थिति में आ जाएँगे और वो हो सकता है करियर को लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन में डालें। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ से फिर हम लगभग सभी ग्रहों के बारे में वैसे बात कर चुके हैं, लेकिन अब राहु केतु के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं एक बार। राहु का जो राशि परिवर्तन हुआ था, रिसेंटली हुआ था और राहु आपके लगन में आ चुके हैं। तो राहु का यहाँ प्रभाव ज़्यादातर केस में तो अच्छा ही होगा, लेकिन आप अपने लगन में बैठे हुए प्लैनेट को देख लीजिए और साथ-साथ में शनि को भी देख लीजिए। अगर आपके लगन में कोई राहु का मित्र ग्रह ही ऑलरेडी जन्म के समय का बैठा हो और फिर आपको राहु की महादशा चल रही हो, तो ऐसा राहु आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर परिणाम देगा। लेकिन मान लीजिए कि आपका यहाँ राहु के साथ कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो शत्रु ग्रह है, तो ऐसे में आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। यहाँ पर अपने विशेष तौर पे अपने रिश्तों को लेके, अपने प्रोफ़ेशन को लेके और अपने आप को लेकर भी कहीं न कहीं। तो अपने आप से जो कुछ आप एक्सपेक्ट करेंगे, हो सकता है वो पूरा ना हो आपका। यहाँ से फिर राहु प्रभावित कर रहे हैं पंचम भाव को। पंचम भाव को राहु प्रभावित कर रहे हैं तो आपको काफ़ी इंटेलिजेंट बनाते हैं डिसीजन वगैरह लेने के मामले में। इवन आपका पंचम भाव से कोई इनकम सोर्स अगर बन रहा है लाइफ में, तो उसको लेकर भी। राहु का प्रभाव फिर सप्तम पर है। सप्तम पर राहु का प्रभाव आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लाएगा और इवन लड़ाई झगड़े तक के चांसेस यहाँ रहेंगे। तो कुंभ लगन वालों के लिए ये उतनी अच्छी स्थिति को नहीं दिखा रहा। यहाँ पे हो सकता है कि पार्टनर के साथ कोई ना कोई बात को लेके छोटा-मोटा डिस्प्यूट होगा और फिर वो बड़े डिस्प्यूट में बदल जाएगा। यहाँ पे फिर राहु का प्रभाव रहेगा नवम पर। नवम पर राहु का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करेगा आपके लिए। ये आपके लॉन्ग डिस्टेंस टूर के लिए या इवन हायर एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। तो अगर हम केतु के बारे में इसी तरीके से देखें तो केतु यहाँ आ रहे हैं सप्तम में, लेकिन इस मंथ में क्योंकि अब यहाँ मंगल का युति बन रहा है जो आपके लिए काफ़ी विस्फोटक साबित हो सकता है, तो यहाँ एकदम सडन सेपरेशन या डिवोर्स होने के चांसेस काफ़ी प्रबल बन रहे हैं। अगर आपका सप्तम भाव में कोई अन्य प्लेनेट है, जैसे मान लो मंगल ऑलरेडी बैठे हैं या इवन यहाँ सूर्य भी अगर ऑलरेडी बैठे हैं, तो ऐसे में और भी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। ज़्यादातर केस में यहाँ अगर शुक्र भी बैठा हो, इवन यहाँ जुपिटर भी बैठा हो, तो यहाँ प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है, क्योंकि दोनों ही मिलकर यहाँ काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। तो यहाँ अब डिपेंड करेगा कि आपके सप्तम भाव में किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है या नहीं। इसके बाद हम देख लेते हैं कौन-कौन से आपके लिए अच्छे दिन हैं और कौन-कौन से लिए कुछ खराब दिन आपके लिए इस मंथ में रहने वाले हैं। सबसे पहले अगर अच्छे दिनों की बात करें तो आपके लिए 4, 5, 9, 10 फिर 20, 21 और 26 से 28 तक। ये दिन इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं जुलाई में। तो अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन रहा, जिस काम में आपको बार-बार रुकावटें आ रही हैं, बार-बार कोई न कोई समस्या आ रही है, तो आप अपने कार्यों को इन दिनों में प्लान कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कौन-कौन से ऐसे दिन हैं जो आपको थोड़ा यहाँ डिस्टर्ब करने वाले हैं।
ऐसे में देखिए चंद्रमा का गोचर जब कर्क राशि में होगा तो 24 और 25 को ये स्थिति बनेगी। इस दौरान आपको काफ़ी स्ट्रेस रह सकता है, आपके डेली का रूटीन काफ़ी डिस्टर्ब रहेगा, आपको डेली के कार्यों में बहुत ज़्यादा अच्छे से प्लानिंग करनी होगी। चंद्रमा का गोचर जब आपके कन्या राशि में होगा तो 1 से 3 तारीख तक ऐसी स्थिति बनेगी, ये आपके लिए उतनी बेहतर नहीं होगी, ये अनवांटेडली स्ट्रेस लाएगा और एंग्जायटी भी लाएगा। ऐसे में मन में थोड़ा भय हो सकता है, लेकिन 1 से 3 तारीख तक आपको कुछ फ़ायदे होंगे, जैसे आपकी इनकम वगैरह को लेके थोड़ा उतार-चढ़ाव आ सकता है। चंद्रमा का जब कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट होगा 11 और 12 को, तो आप अपने धन को लेके और अपने खर्चों को लेके थोड़ा सावधान रहिएगा। यहाँ पे 11 और 12 को आपके अचानक से कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं और आपको स्वास्थ्य रूपी कोई हानि हो सकती है। तो इस तरीके से आप इस मंथ को प्लान कर सकते हैं। फिलहाल हमने इस वीडियो में पूरा डिस्कस किया गोचर को। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।